हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात बोली गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो व्यक्ति को अगर अपना भविष्य बदलना है तो पहले उसको अपनी आदतें बदलनी चाहिए, और जैसे जैसे वो अपनी आदतें बदलेगा वैसे वैसे उसका भविष्य भी बदलता जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो आदतें हैं वो गलत हैं या सही हैं। तो अगर आदतें सही हैं तो वो आपका भविष्य बदल देंगी, और गलत हैं तब भी बदल देंगी, वो गलत राह पे आपको ले जाएंगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की पोस्ट है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। मिसाइल मैन भी इनको बोला जाता है। और जो है ये एक मोटिवेशन कोट है, इनको पढ़िए, जिससे आपके अंदर अगर किसी को थोड़ी बोरियत लगने लगी है, ठीक है, वो अच्छे से अपनी स्टडी में और अच्छे से कर पाए इस तरीके की कोटेशन को। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो ये कोटेशंस इस तरीके के लोगों की हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आइए आज मैं आप लोगों के लिए जो पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपसे बात करूँगी अनुच्छेद के बारे में। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, और इसमें जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, वो लगभग इन्हीं आर्टिकल्स में से जो है वो वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आप लोग चाहें इसके नोट्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आप लोग चाहें तो वीडियो के थ्रू भी इनको बार बार वीडियो देखते रहिए, तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल्स जो है लोग कहते हैं कि रटना पड़ते हैं, नहीं, कि 395 अनुच्छेद हम कैसे रटेंगे यार। 395 जो हैं वो सारे नहीं पढ़ने होते हैं, हमें सिर्फ उतने पढ़ने हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है, जो ज़रूरी हैं। तो इसलिए बिना देर किए ये हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से जो है वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संशोधन हुए जिससे 8 अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 अनुसूचियों में परिवर्तित हो गई, ठीक है। अनुसूचियाँ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आज बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। इसमें अनुच्छेद के संग संग ये जो 22 भाग हैं, उन कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो इनमें मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो आप लोग उन पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है वो, कोई सा आर्टिकल दिया हुआ होगा या कुछ पूछ लेगा कि राष्ट्रपति जो है वो कौन से भाग में है या कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है, कहाँ से कहाँ तक इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं जो हूँ आप लोगों को बताती हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। यह है संविधान का भाग 1, जिसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ठीक है। तो भाग 1 में जो है वो 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। और भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। संघ यानी कि भारत, और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि कहाँ तक उसका विस्तार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है अनुच्छेद 1। इसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसका क्या मतलब है? कि भारत और उनके राज्यों के बीच जो है वो समझौता नहीं है, जब चाहे कोई अलग हो सकता है, नहीं। हमारा जो देश है ये एक संघ है, और जो राज्य हैं वो उसके राज्य हैं जो किसी भी स्थिति में जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका के राज्य हैं, तो अमेरिका के जो हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं, वो एक समझौते के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो राज्य हैं, हमारे देश के जो राज्य हैं, वो किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वह एक संघ है, वो क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों के प्रवेश से मतलब है, अगर कहीं भी जो है वो भारत कोई क्षेत्र अधिग्रहित करता है, तो जो ज़मीन अधिग्रहित होगी उसको नए राज्य के रूप में जो है उसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है।
तो नए राज्यों का प्रवेश हो गया ये। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। राज्य की सीमा, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो अलग हुए थे तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुए थे? अनुच्छेद 3 के तहत हुए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन हुआ और उनके नामों में परिवर्तन हुआ। नामों में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, तो इसका पहले उत्तरांचल था, 2006 में संशोधन करके इसके नाम में परिवर्तन किया गया। तो इस तरीके, जैसे मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रांत बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को जो है वो संयुक्त प्रांत बोला जाता था, 1950 से जो है ये उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से नामों में परिवर्तन को जो है वो अनुच्छेद 3 में बताया गया। अगर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है या उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा होगा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है या उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको परिवर्तन करने के लिए या उनको करने के लिए जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत उनमें संशोधन नहीं हो सकता। सिर्फ इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं, वो हालांकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट है, तो इन तीनों को जो है आप देखिए। अब हम देखते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 उस भोग कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। इसमें क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बिना किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या बोलना चाहिए, जैसे एक मोबाइल विदाउट सिम। ठीक है, मतलब आप उसको यूज़ तो कर सकते हो लेकिन जो है वो प्रॉपर नहीं चल पाएगा। मतलब अगर आप उसको शरणार्थी ही काउंट किया जाता है अगर उसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। तो नागरिकता होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि इस समय तालिबान में जो स्थिति बनी हुई है, अब वहाँ के लोग जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, अब वो अन्य देशों की नागरिकता मांगेंगे। अगर जहाँ की भी नागरिकता मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो वहाँ वो शरणार्थी की तरह या मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो भाग 2 में जो है वो नागरिकता है। अब हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 जो है वो कहाँ से है? 12 से 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसमें क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसमें बताया गया है कि भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं, किस किस तरीके से वो जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो इसको जो है आगे मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक, फ़िलहाल हम इसको एक शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं। हमें जो है वो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो है आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये है हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो है हमारा 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट, जो कि है अनुच्छेद 32 में। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ये 6
प्रकार की जो स्वतः मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। इसमें पहले एक और था, पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। एक संपत्ति का मौलिक अधिकार भी था, लेकिन उसको संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है इनमें से। तो वर्तमान में हमारे कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फिर है, हम बात करते हैं भाग 4 में। अगर हम बात करें तो जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, लेकिन उनको जो है मैं आपको अलग वीडियो में उनके लिए डिटेल में पढ़ाऊँगी। और उसके बाद जो है भाग 4A, इसको 4 का भी बोला जाता है। इसमें बात ये सिर्फ 51A में है, इसका जो आर्टिकल है 51A, और इसको जो है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है कि क्या क्या कर्तव्य हैं एक नागरिक के रूप में आपके, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये संविधान में जोड़े गए थे। किस अनुच्छेद के तहत? 51A, और कौन सा भाग है? 4A, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो अनुच्छेद हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए हम लोग भाग 5 की ओर चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे भाग 5 की, जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें मेनली संघ है, यानी कि संघ से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 शक्ति कार्य, मतलब राष्ट्रपति की क्या शक्ति हैं, क्या कार्य हैं, ठीक है। अनुच्छेद 54, इसमें क्या है? निर्वाचन के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ठीक। अनुच्छेद 61 महाभियोग, कि यदि राष्ट्रपति कोई भी मतलब कार्य करता है जिससे उस पर महाभियोग लगा जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 72 की, जिसमें क्षमादान है। आप देखते हैं कि अगर किसी को जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया तो वो कभी कभी लेटर लिखता है राष्ट्रपति के लिए कि मेरी सज़ा को जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो कुछ की सज़ा जो है वो माफ़ भी कर देते हैं, कम भी कर देते हैं, लेकिन कुछ की नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है क्राइम के ऊपर, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 में जो है वो क्या? क्षमादान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 123 में। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सीरियस मैटर पे या कोई भी गंभीर मुद्दा है उस पर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 5वें भाग में उपराष्ट्रपति की, ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 64 में क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, मतलब उपराष्ट्रपति का मुख्य रूप से क्या काम होता है? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो अगर हम बात करें भाग 5 है, राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं भाग 6 पर। यह है 152 से लेके 237 तक, 152 से लेके 237 तक। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल और पद, ठीक है, राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 में शक्ति और कार्य हैं। अनुच्छेद 155 में उसका निर्वाचन है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप यहाँ देखेंगे कि भाग 5 में और भाग 6 में जो है वो चीज़ें कुछ कॉमन हैं। कॉमन इन द सेंस कि सेंटर में जो काम राष्ट्रपति करता है, स्टेट में वही काम राज्यपाल का होता है। बस थोड़ा कार्य और जो शक्तियां हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी लगभग सेम है। तो यहाँ अनुच्छेद जो है वो याद करने के लिए एक सुविधाजनक चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए निर्वाचन राज्यपाल का 155 में है, राष्ट्रपति का किस में है? 154 में। तो इस तरीके से अगर आप मैच करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें याद हो जाएंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
इसी में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जो है वो भाग 5 में है, यानी कि राष्ट्रपति के बाद, क्योंकि भाग 5 में क्या था, संघ में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, ये सारे जो हैं वो संघ में आते हैं। ठीक है। आर्टिकल 74 इसमें क्या है, मंत्रिमंडल यानी कि जो हमारे देश को चला रहे हैं वह मंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे वो कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है भारत के, क्या कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। जो पहले थे उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बता ही दूँगी, आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो तो। ठीक है। ऐसे अगर हम आ जाते हैं भाग 6 में, मुख्यमंत्री, यानी कि जो काम सेंटर में या संघ में प्रधानमंत्री करता है वही काम राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। तो इसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का था वैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद भी जो है वो इसी तरीके से मैंने आमने सामने लगाए हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा क्या बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, और अच्छे से आप लोग जो है वो याद कर पाएँ। ठीक है। तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल किसका, राज्य का, मुख्यमंत्री का। 164 में मुख्यमंत्री और 165 में महाधिवक्ता। जैसे कि महान्यायवादी होता है सेंटर में, यानी कि भारत सरकार या उसका वकील। ठीक है। उसी तरीके से स्टेट में क्या होता है, महाधिवक्ता, जो सरकार के सारे केस लड़ता है, सब कुछ करता है, सारी जो सलाह वगैरह होती है कानूनी वो यही देता है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 79 की। ठीक है। इसमें देखिए एक तरीका दिया हुआ है, सरल, सा यानी कि संसद, रा यानी कि राज्यसभा, ला यानी कि लोकसभा। तो एक इजी वे है याद करने के लिए अगर आप करना चाहें तो। ठीक है। 79 में आपकी संसद, अनुच्छेद 80 में क्या, राज्यसभा, 81 में लोकसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, और संसद का निर्माण जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर किया गया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्टेट में देखते हैं तो 168 में जो है वो विधानमंडल है, 170 में विधानसभा है और 175 में विधान परिषद है। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। राज्यसभा और विधान परिषद को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता है, इन द सेंस जैसे कि इलेक्शन आते हैं तो लोकसभा और विधानसभा भंग कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक। आइए अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत। जब कहीं पे वोटिंग होती है और उसमें जो है वो मतलब बीच की स्थिति आ जाती है, समान वोट पड़ते हैं, मतदान जो होता है, तो उसमें निर्णायक मत करने का जो अधिकार होता है इसमें उसके बारे में बताया गया, जो अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 108 जिसमें बताया गया है संयुक्त अधिवेशन की किस स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा का जो है वो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। मान लीजिए कोई बिल आ रहा है या कोई सीरियस मैटर है, तो उस पर दोनों सदन जो है वो क्या एक साथ बैठाए जा सकते हैं, तो उसमें क्या क्या स्थिति होगी इसके बारे में किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, धन अधिवेशन है, इसमें धन से रिलेटेड बात होती है। ठीक है। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया। आप लोग हर साल सुनते होंगे कि 1 फरवरी को जो है वो बजट रिलीज़ होता है, और इस बार तो ऑनलाइन हुआ था बजट, तो जो है इस बार क्वेश्चन बनने की काफ़ी चांसेस हैं कि बिना कागज़ और उसके जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट इन द सेंस कब, मतलब इस तरीके से बजट को जो है वो प्रस्तुत किया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि संविधान में जो है वो बजट को बजट नाम नहीं दिया गया, ये तो हम जो है वो सुविधा के अनुसार कर लिया गया है,
उसमें वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जो है वो संविधान में बजट को बोला गया। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संविधान में बजट मतलब बजट किसे कहते हैं, तो वार्षिक वित्तीय वितरण को कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 116 में जो है वो लेखानुदान के बारे में बात की गई कि कहाँ कहाँ जो है वो उसकी ज़रूरत रहती है पैसे की, तो किस किस तरीके से जो है वो अनुदान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक की बात करते हैं। वित्त विधेयक इन द सेंस जो कि मान लीजिए कोई मनी बिल है, रोड पास हुई है, रोड बनना है, या मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उसके लिए जो पैसे निकाले जा रहे हैं विधेयक के तहत निकाले जा रहे हैं, तो जहाँ भी पैसे से यानी कि मनी रिलेटेड बात है वो सारे वित्त विधेयक में जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी यार, ठीक है। नहीं आ रही हो या जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, ठीक है। ये मैंने इसलिए साथ में दोनों स्लाइड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग कंपैरेटिवली इसको अच्छे से समझ पाएँ और जो है इसको कर पाएँ, कन्फ्यूज़न ना हो, चीज़ें याद हो जाएं। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 214 में जो है वो हाई कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय किसमें 124 में, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किसमें है 214 में। तो बस थोड़ा सा नंबरों का जो है वो फेर है, ठीक है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में, मतलब अगर इसमें 20 से हम 2 हटा के पहले लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है। और इसका पहले 2 हटा के बीच में लगा देंगे दोनों के 14 के, तो क्या आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोई भी ट्रिक अपनाइए, बस याद होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। जो भी आप अपनी मतलब जो है वो ट्रिक लगा सकते हैं लगाइए। मैं जो आपको बता रही हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ट्राई करिए, वरना आप लोग खुद इतने समझदार इंटेलिजेंट है, ये काम तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ओके। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार हैं ये सारे जो हैं वो अनुच्छेद 131 में दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति है, ठीक। कैग की नियुक्ति ये सारी चीज़ें देखता है, क्या कैसे हो रहा है हमारे देश में, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा तो नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को जो है वो कैग देखता है, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे। ये किस में आता है आर्टिकल 148 में, ठीक है। यह अनुच्छेद 216 में क्या है हाई कोर्ट का गठन किया गया है, ठीक। अब हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। आर्टिकल 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे जो है वो सेंटर कानून नहीं बना सकता, तो उसको जो है वो राज्य सूची पे कुछ इम्पॉर्टेंट विषय जिन पे कानून बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है आर्टिकल 249 के द्वारा। फिर आर्टिकल 250 इसमें आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। ये संबंधों की बात हो रही है केंद्र और राज्य की, ठीक है। उसमें जो है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। आपने देखा होगा काफ़ी स्टेट जो हैं वो कावेरी हैं, कृष्णा हैं, और क्या बोलना चाहिए इधर नर्मदा, तापी हैं, ठीक है। इन नदियों के जो जल है उसके बंटवारे को पीछे काफ़ी विवाद रहता है, जो जहाँ जिस स्टेट से भी ये गुजरी हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है 262 के। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात की गई है। 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 312 में जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि सिविल सर्विसेज की बात की गई है, यहाँ IAS, IPS, IFS के बारे में, ठीक। अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है, यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग किस में है। अनुच्छेद 324 में जो इलेक्शन होता है, ठीक, उसको अच्छे से कंडक्ट कराना निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो हम इसमें देखते हैं ये कौन से में, अनुच्छेद 324 में। राज्य भाषा की अगर हम बात करें तो वो दी हुई है अनुच्छेद 343 में, ठीक। कौन सी है, हिंदी और लिपि देवनागरी,
इसको याद रखिएगा। आपातकाल की अगर हम बात करें तो हमारे देश के संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। एक जो है वो आपातकाल मतलब भारी आक्रमण या युद्ध वाला होता है, ठीक है। और दूसरा आपातकाल जो होता है वो राष्ट्रपति शासन, यानी कि किसी भी स्टेट में अगर जो है वो कानूनी तहत सही मतलब सरकार सही नहीं चल रही है तो। और तीसरा जो है वो वित्तीय आपात होता है। हालांकि अभी जो है वो वित्तीय आपात हमारे देश में नहीं लगा है और लगे भी ना, भगवान करे, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड और बिहार वगैरह में जब कभी इस तरीके से चीज़ होती है, दिल्ली में भी काफ़ी टाइम रहा है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो किसी भी स्टेट में जब लगता है राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। जब हमारे देश में युद्ध होता है, किसी से युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो जो या कोई बाह्य आक्रमण कर देता है तो जो आपातकाल लगता है वो 352 के तहत लगता है, ठीक। और जब वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है देश की, तब जो है वो 360 के तहत लगता है, ठीक। और जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। मतलब संविधान में संशोधन किया जाता है कुछ नियम कानून के तहत, वो जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट ये जो हैं अलग से हैं, ठीक। इनके बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 17, इसको हमने देखा था मौलिक अधिकारों में, ठीक है। समानता के अधिकार में अस्पष्टता का अंत, यानी कि जो छुआछूत की मतलब जो है वो चीज़ें थी, उस चीज़ का अंत करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है वो हमें वो देता है शक्ति, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो ये अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है, ठीक है। तो अगर कोई अल्पसंख्यक है, किसी भी धर्म जाति के वो हों, उनको पूरी आज़ादी से अपने धर्म को मानने की, अपनी भाषा को मानने की सारी चीज़ें जो है वो उनको दी गई हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 29 के तहत। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत राज प्रणाली है। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हो के चुके हैं, जिसमें काफ़ी टीचर्स और जो है लोगों की डेथ भी हुई है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, जब कोरोना पीक पे चल रहा था, तब यूपी में जो है वो पंचायत चुनाव हो रहे थे। तो इसको याद रखिए। मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएँ। पंचायत राज प्रणाली किसमें है, आर्टिकल 40 में, तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएँ और आपको आर्टिकल याद हो जाए। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको हार्ट एंड सोल यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसने कहा है, अम्बेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो फ़िलहाल जो है ये सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आई विश आप लोगों को समझ में आए होंगे और कोशिश भी की अच्छे से समझाने की। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे लोगों को घर बैठे पढ़ने का मौका मिले, अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस एक कमेंट करिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, जिससे हमें कमी अपनी पता चले और हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे की इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। धन्यवाद।